जब भी इस देश में कोई कानूनी और संवैधानिक संकट आया है, उसे निकालने और उबारने का काम इस देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और आज जब सरकार ने पूरे देश को एक मुसीबत हाल में पहुंचा दिया था, एक कानून के जरिए, यूजीसी के नई रेगुलेशन के जरिए, तब उस मामले में राहत देने का काम भी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसकी सुनवाई की जो तारीख है वो 19 मार्च को मुकर्रर की गई है। लेकिन उसे के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है वो बहुत मार्केबल है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहां पीछे ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इस कानून में पक्षपातपूर्ण दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2012 के जो एक्ट है उसको ही अभी तक मान्य रखने के लिए कहा है कि आपने एसी एसटी के साथ ओबीसी को जोड़ा, तो फिर सवर्ण को क्यों छोड़ दिया, जनरल कास्ट को क्यों छोड़ दिया? क्या कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में यूजीसी को पूरी तरह से वो निश्चिंत है कि सवर्णों के साथ किसी भी जो लड़के हैं लड़कियां उनके साथ कोई रैगिंग नहीं हो सकती है? और सबसे बड़ी बात है कि 2012 के एक्ट में जो झूठी शिकायत पर कार्रवाई का नियम बना हुआ था उसको इस नए कानून में हटा दिया गया था। मतलब मजेदार बात यह है कि जो गलत शिकायत करता है उसको यह डर ही नहीं होगा कि वो जिस पर आरोप लगा रहा है उससे उसका कुछ होने वाला है, तब तो वो किसी का भी करियर खराब कर सकता था। तो स्वाभाविक है कि यहां पे तो मतलब जाति के नाम पर सरकार इक्वलिटी बनाने के बजाय पूरी तरह से असमानता वाला कानून ला दी थी। और एसी एसटी एक्ट का इस देश में कितना दुरुपयोग हुआ है यह बताने की जरूरत तो है नहीं। और दूसरी बड़ी बात है कि अभी तक एसी एसटी पर जो मामले आए हैं उसमें ज्यादातर ओबीसी के वर्ग के ऊपर ही आरोप लगे हैं, केसेस आए हैं। तो फिर सवर्ण वर्गों को ही दोषी मानकर सरकार कानून क्यों लागू कर रही थी? और यहीं पर यह समस्या साफ तौर पर दिख रहा है कि यह जातीय विद्वेष से भरी हुई कानून थी, जिसको रोकना, जिसको संशोधित करना अति आवश्यक था। और सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग चल रहा था, उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने देश को भरोसा दे दिया है कि जब भी कोई ऐसी समस्या आएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कानूनी डंडे के साथ वो खड़ा मिलेगी और कहीं ना कहीं सरकार को भी आईना दिखाने का काम करती है। मोदी सरकार इस वक्त में कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। असल जो है, जब 19 मार्च को सुनवाई होगी उसके बाद सरकार अपना जो पक्ष रखेगी तब बात साफ होगी कि सरकार की इसमें नियत क्या है। फिलहाल तो मोदी सरकार की नियत संदेह के घेरे में है। यह साबित हो चुका है कि सरकार की नियत साफ नहीं है। पहली तो यह कि आपने एसी एसटी के साथ ओबीसी को जब जोड़ा तो फिर आप जनरल कैटेगरी को छोड़कर यह आप मान चुके थे कि अपराधी जो तत्व होगा वो सवर्ण समाज का होगा और जो पीड़ित पक्ष होगा वो एसी एसटी और ओबीसी होगा। तो यह नैसर्गिक न्याय का भी पालन नहीं किया जा रहा था। और दूसरा जो बड़ा इशू है यहां पे वो ये है कि आपने शिकायतकर्ता को भी दंड करने का प्रावधान खत्म कर दिया था। तो मतलब जिसकी मर्जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हो जाती है और जिसे मन करता वो शिकायत भी करता और मजे में उस छूट भी जाता, क्योंकि उसके साथ कुछ होना है नहीं। लेकिन जनरल छात्र के साथ अगर कोई इस तरह की चीजें हो रही है, रैगिंग उसके साथ हो रही है, उसके साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तब क्योंकि यह कानून सिर्फ छात्रों के लिए नहीं था, शिक्षकों के लिए भी था, उसके साथ अत्याचार होता तो वो फिर निवारण उसके लिए कौन? क्योंकि वो कमेटी जो बनी है उसमें कमेटी के मेंबर भी वही उन्हीं को रखा गया है। आप उसमें एसी एसटी ओबीसी के अलावा महिला की बात कर रहे हैं, उसमें विकलांग की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप सामान्य वर्गों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप एक ही वर्ग रखिए ना, सिर्फ छात्रों का एक वर्ग है, छात्रों की एक जाति है, जैसे शिक्षकों की है, तो आप उसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव होंगे, रैगिंग होंगे, उसके साथ कॉलेज में किसी प्रकार के अगर भेदभाव किया जाता है तो उसकी शिकायत मिलने पे कार्रवाई होगी। ये कमेटी उसकी जांच करेगी और उसके बाद अगर वो लगता है कि फर्दर कानूनी
तौर पे उसको सजा मिलना चाहिए, थाना तक मामला चाहिए, फिर उसको सजा मिले। लेकिन यहां तो सब कुछ एक तरफा हो रहा था। और अब माने या ना माने, इस मामले में देश दो विचारों में बट गया था। एक यूजीसी के पक्ष वाले और दूसरा यूजीसी के विरोध वाले। यूजीसी के पक्ष वाले कुछ अंधभक्त जो मोदी के सपोर्टर भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, या बीजेपी से जुड़े हुए उसके पक्षधर लोग हो सकते हैं, और दूसरा जो उसके विरोधी लोग हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि पहली बार इसमें सभी पार्टियों की चुप्पी देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस भी एससी एसटी और ओबीसी के इस मामले पर बयान देने से बचना चाह रही थी, और भाजपा के बड़े नेता चुप तो थे ही। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सफाई दे रहे थे, लेकिन क्या वो आजीवन मंत्री रहेंगे जो टेकन फॉर गारंटी ले रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा? अरे भाई कैसे नहीं होगा? आपने कानून बना दिया है और ये कानून पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहा देश। आज जो आप आरक्षण का जो आप दे रहे हैं, उस आरक्षण से 75 वर्षों में इस देश को लाभ कितना मिला, सिर्फ पिछड़े और दलित को? ये भी तो देखिए, क्या उसमें कोई क्रिमिनल तैयार हुआ? क्या उसके लिए कोई सीमाएं हुई? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि आप जो कानून बना रहे हैं वो आज बनाते हैं, उसका असर काफी वर्षों बाद तक दिखता है। तो आप ऐसा कानून मत बनाइए जिससे किसी एक वर्ग को, एक समूह को आप सिर्फ चोट और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तभी तो कंचन यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पीएचडी धारी हैं, और कह रही है कि आपने हमारे साथ अत्याचार किया है, इसलिए आपको फंसाया जाना चाहिए। मतलब वो सवर्णों को फंसाने वाली बयान दे रही है, और वो बयान वायरल है इस वक्त में मीडिया में। ऐसी मानसिकता कुछ लोगों के मन में है। तो भाई आप ये जो इतिहास के साथ बदले की भावना लेके चलेंगे, तो इस देश में जो समता मूलक जो समाज की परिकल्पना हम कर रहे हैं, आर्टिकल 14 और 16 की जो बात कर रहे हैं, ये कैसे बचेगी? और कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चटुकारिता और चमचाई का इतना हद पार किए हुए हैं कि मोदी जी कुछ भी गलत करे, मतलब वो गलत नहीं मानेंगे। अरे भाई वो गलती कर रहे हैं तो कम से कम सही उनको मार्गदर्शन तो दीजिए, बताइए तो सही कि यहां गलती हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश हित में। कम से कम हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत समझ रहे हैं कि देश इस बात को लेकर जो है एक समूह गुस्से में है, और कहीं ना कहीं कानून में साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें छिद्र है। उसमें साफ दिख रहा है कि यह कानून किसी के साथ विष का जो है जहर घोल रहा है, वो बराबरी का नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं कि भाई इस मामले में सबके लिए बिल्कुल इक्वालिटी वाला कानून आप दे रहे हैं? इस सूची से भी है देश में अभी जो डिमांड था। और मजेदार बात यह है कि इसमें सिर्फ ओबीसी जो वर्ग था, उसमें से जो बीजेपी से घृणा करने वाली मुस्लिम वर्ग के जो ओबीसी थे, वो बहुत खुश थे कि चलिए ये कानून यूजीसी जो लाया उसमें उनके लिए बहुत अच्छा है। अरे भाई इसके पहले जब सीए कानून बना, एनआरसी कानून बना, तो आप पूरी तरह से गुस्से में थे मोदी जी से कि भाई ये बहुत गलत हुआ है। और जब ये कानून आया तो आप उसके पक्षधर हो गए, समर्थक हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कानून जब भी बने तो एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल लगा के नहीं बनना चाहिए। कानून बनाने वालों को देखना पड़ेगा कि आप इस देश में जब बराबरी का कानून हो, इस देश के सभी संविधान जब जो है ना, अभी अभी हम लोग 26 जनवरी को पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाए, और आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर हम समता मूलक समाज का परिकल्पना नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही देश विश्व गुरु बनेगा? ऐसे ही देश जो है ताकतवर बनेगा, समृद्ध बनेगा? जब दुश्मन हमारा बाहें फैलाए हुए है, सारा पड़ोसी हमारा दुश्मन हो गया है, तो कहीं ना कहीं अभी जो सरकार है वो असल मुद्दों को भटकाने के लिए बीच बीच में ऐसी चीजें करती रह रही है। इसीलिए तो अभी हमारा विदेश नीति की स्थिति भी देख लीजिए क्या हो गई है। रसिया हमारा दोस्त रहते हुए भी हम अमेरिका के दबाव में आकर हम क्या कर रहे हैं? चाह बहार जो है पोर्ट को छोड़ रहे हैं। वो हमने उसको तैयार किया, ईरान के साथ मिलकर इतना कुछ किया, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च हुआ, छोड़ दिया। रसिया से तेल खरीदना हमने कम कर दिया। अमेरिका के दबाव में ये सब करते जा रहे हैं। अब यही हाल
देश स्तर पर देख लीजिए, यहां अलग अलग राज्यों की अलग अलग इश्यूज है, समस्या है, बेरोजगारी, गरीबी कैसे दूर हो इस देश में, जो हमारे देश में अलग अलग जो समस्याएं बनी हुई उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बदले में क्या किया जा रहा है, तो यूजीसी का नया कानून लगा के और इस देश को फिर एक वैचारिक मतभेद में डाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने में मोदी सरकार अव्वल साबित हुई। और इसीलिए जब यह मुद्दा शुरू में आया तो इस देश के मेन स्ट्रीम की मीडिया ने बहुत नहीं छुआ, क्योंकि मोदी के सरपरस्ती में वो चाहते नहीं थे कि यह बात आगे तक फैले। लेकिन जब सोशल मीडिया में जब यह फैली बात, तो वो भी सामने आ गए और वो भी देश को बताने लगे कि सच क्या है, स्थिति क्या है। और आज देख लीजिए, एक वर्ग जो है अभी भी यूजीसी के पक्षधर और समर्थक बना हुआ है। भाई आप कानून बनाओ, एससी/एसटी एक्ट है, उसमें किसी तरह के कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जब आप ओबीसी को जोड़कर और सवर्णों को छोड़ रहे हैं, जनरल को जब छोड़ रहे हैं, तो वहां पे समस्या है। और मजेदार बात यह है कि एक ओबीसी वर्ग किसी एक राज्य में जनरल है तो दूसरे वर्ग में ओबीसी है, तो भाई कानून का भी इस तरह से तो मजाक उड़ जाएगा ना। तो आप सीधे छात्र का उल्लेख करो और सभी के लिए बराबर कर दो, समस्या खत्म। लेकिन नहीं, आप सोचेंगे नहीं, वोट बैंक की राजनीति में ले डूबेंगे आप, मतलब देश के भाड़ में जाए, बस आपको राजनीति करना है। और मजेदार बात तो यह है कि लोग तो यह कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में चूंकि योगी जी पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा इस देश में लोकप्रिय योगी जी ही हैं, तो उनको रोकने के लिए अगर हम एससी/एसटी के साथ ओबीसी वाले ये झमेला खड़ा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जब सवर्ण नाराज हो गए तो इससे इसका असर योगी जी के आगे प्रधानमंत्री पर बने पड़ेगा। मतलब ये खेल एक बड़ा खेला जा रहा है आगे का, क्योंकि यूपी में भी चुनाव होना है। तो एक बहुत बड़ा समूह जो है ये चाह रहा है कि योगी जी को कैसे रोका जाए। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अमित शाह की प्लानिंग है कि पीएम मोदी के बाद अमित शाह देश का कमान संभालना चाहते हैं और पीएम मोदी जो है राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। भाई इस देश में अभी जो है सवर्ण समाज पूरी तरह से, जनरल कास्ट पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में वोट देता रहा है, लगातार मदद करता रहा है, तीसरी बार सरकार लाया है, उसमें पूरे सहयोग किया। और अभी तक इस देश में आप देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद जो है दलित समाज से है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है ओबीसी समाज से है, गृह मंत्री खुद अमित शाह जी ओबीसी समाज से हैं। और इस इतना के बावजूद भी इनके दिमाग में जातीय सोच बाहर नहीं निकल रहा है कि देश के सभी सर्वजन बहुजन सब मिलके आपको इतना कुछ दे रहे हैं, फिर आप लड़वाने का काम क्यों कर रहे हैं मोदी जी? आप इतना तो समझिए कि देश आपसे प्यार करता है, लेकिन आप बदले में क्या नफरत की राजनीति करना चाह रहे हैं। और आज हम खुल के कह रहे हैं कि इस मामले पर आपको खुद आगे आना चाहिए था, बयान देना चाहिए था और इस कानून को रोकने के लिए खुद आपको क्रेडिट लेना चाहिए था। लेकिन आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट आगे आई और इस देश में जब स्थितियां खराब हो रही थी तो वो आगे आकर उसने कहा कि इसमें संशोधन की जरूरत है और सरकार इसमें संशोधित करे। 19 मार्च को अगली बार सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। तो अगली बार मोदी जी कम से कम आप हर कानून में कोई ऐसा कानून मत बनाइए जिससे देश जो है त्रहिमाम की स्थिति में पहुंचे। देश को अगर विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो कम से कम कानून को भी समता मूलक बनाइए, व्यवहारिक बनाइए। इस तरह से इक्वलिटी के नाम पर जब आप खुद ही असमानता फैलाएंगे, वोट बैंक के नाम पर, पहले भी आप इस तरह के हेटेड चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आपने एक धर्म विशेष को लक्षित करते हुए जो आप ध्रुवीकरण के लिए, वोट के ध्रुवीकरण के लिए आपने जो खेल किया था वो सबको पता है। तो पहले आप धर्म के आधार पर बांट रहे थे, अब जाति के आधार पर हिंदू राष्ट्र, ऐसे आप हिंदू राष्ट्र बना लेंगे क्या? ये हिंदू राष्ट्र तो मुसलमान कहां जाएंगे, दूसरे धर्मावलंबी कहां जाएंगे? इस तरह से परिकल्पना करना उचित नहीं होगा। आप इस देश को पूरी तरह से एक ऐसा राष्ट्र बनाइए जिसमें सबका विकास हो, समावेशी विकास हो। और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है मोदी जी, इस बात को भूलिए मत। और धर्मनिरपेक्ष और जाति विहीन अगर देश को उस रूप में ले जाना है, प्रगति करना है, तो जातीयता के नाम पर जो है वो तरक्की अगर देखेंगे तो नहीं होगा। योग्यता के आधार पर देश में जो है आप विकास करिए।
और आरक्षण का जो आधार अभी जो जातीय आधार पर दे रहे हैं, अगर वही तरक्की का आधार अगर आप रखेंगे तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा। देश की तरक्की का आधार जो है वो योग्यता होगा। इसलिए यहां भी आपको भविष्य में क्रीमी लेयर तय करना पड़ेगा आर्थिक आधार पर। जिसकी तरक्की हो गई है। जो अभी पीछे छूट गया है वो दलित समाज ही क्यों ना हो, वो पिछड़ा समाज का हो या अगड़ा समाज का हो, जो उसमें भी दलित रह गया है, आर्थिक आधार पर पिछड़ गया है, उसको आप आगे बढ़ाइए। आपने 10% ईडब्ल्यूएस दिया, लेकिन उसमें भी जो आपने जो तरह तरह की जो समस्या पैदा की है उससे काम नहीं चलेगा। वो जरूरत ही नहीं था। आप ईडब्ल्यूएस मत दीजिए। आप सबसे पहले इस देश में अगर देना चाहते हैं तो जनसंख्या बिल दीजिए। इस देश को जनसंख्या बिल की सख्त जरूरत है, क्योंकि विकास की सारी जो अवधारणा है, सारा जो गति है, वो जनसंख्या खा जा रही है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है देश में। आप उसको रोकिए ना। जनसंख्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद अगर आपको लाना है तो समानता कानून में आप यूसीसी लाते, जिसमें राष्ट्र को एक होने के लिए सबसे जरूरी है। इसके बाद आपके पास बहुत सारे कानून बनाने के अभी बहुत सारे